साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रासायनिक आबंधन की लुईस कौशल सिद्धांत की। आप जानते ही हैं कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते। इसके लिए परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं और अणु ही वो सबसे छोटी स्पीसीज है जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है। तो अणु बनाने के लिए परमाणु समूहित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। इसको ही रासायनिक आबंधन कहते हैं। परमाणु के रूप में केवल उत्कृष्ट गैसें रहती हैं, बाकी सभी तत्वों को अणु बनाना पड़ते हैं और ये स्थायी रखने के लिए आपस में संयुक्त करते हैं। ये बंध कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, इसके लिए समय समय पर विभिन्न सिद्धांत सामने आए। इनमें प्रमुख सिद्धांत हैं कौशल लुईस सिद्धांत, VSEPR यानी वैलेंसी शेल पेयर रिपल्सन थ्योरी। इसको हिंदी में कहेंगे संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन एवं प्रतिकर्षण सिद्धांत। दूसरा है VBT मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत। MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक ऑर्बिटल सिद्धांत। और कौशल लुईस सिद्धांत। ये सभी सिद्धांत इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा निकाय के स्थायित्व की बात करते हैं। सब में एक सामान्य बात निकल के आई कि प्रत्येक निकाय स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा को कम करने का प्रयास करता है। यह आबंधन ऊर्जा कम करने का प्राकृतिक तरीका है। आप ये जानते ही हैं जिसके पास ज़्यादा ऊर्जा होती है वो ज़्यादा चंचल रहता है, और जब ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो वो स्थायी रहेगा। यानी ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा वाला स्पीसीज ही अधिक स्थायी रहती है। अब हम बात करें कौशल लुईस सिद्धांत की। उनके अनुसार ये सिद्धांत ने 1916 में दिया था और ये सिद्धांत उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित था। यानी उनकी जो व्याख्या थी वो उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता पर आधारित थी। इनके अनुसार परमाणु एक धन आवेशित अष्टी मतलब घन है जिसमें 8 कोने होते हैं तथा बाह्य कक्षकों के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इनको कहा मैंने एक अष्टक यानी अष्टी इस तरह है कि घन है, घन के 8 कोने हैं और इन 8 कोनों पे अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन 8 कोनों पे होते हैं तब ये अष्टक स्थायी हो जाता है। यानी ये जिस स्पीसीज में ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 कोनों पे होंगे वो स्थायी रह गई। अब इस व्याख्या की कुछ अभिगृहित हैं, इनके बारे में चर्चा कर लें। सबसे पहली अभिगृहित ये है परमाणु परस्पर रासायनिक आबंध द्वारा संयुक्त होकर अपना स्थायी अष्टक प्राप्त करते हैं। परमाणु स्थायी अष्टक प्राप्त करने के लिए या तो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करते हैं। 3 तरीके हैं इसके लिए, हमने 3 तरीके बताए। उदाहरण के तौर पे हम सोडियम की बात कर सकते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका विन्यास इस तरह रहता है 2, 8 और 1। अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से किसी को दे दे तो इसके पास अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। इस तरह से इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। दूसरा उदाहरण हम क्लोरीन का लेते हैं। क्लोरीन
जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो विन्यास होता है 2, 8, 7 होता है। इसके अंतिम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि कोई इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और हो जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और 8 हो जाएगी यानी इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब कभी कभी इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई नहीं है तो ये आपस में इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन करते हैं, यानी साझा करते हैं। जैसे आपको कोई कारोबार करना है, आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो हम एक साझेदार ढूंढ लेते हैं, आधा उससे लेते हैं, आधा अपन लगा देते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो काम चल जाता है। इसी तरह से ये करते हैं। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन की खुद की अलग रहते हैं। तो जो एक एक इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दोनों की संपत्ति हो जाती है, इनका साझा हो जाता है। इस तरह से दोनों के कक्षा में दोनों की अष्टियाँ पूर्ण हो जाती हैं। 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। इसके भी 8 और इसके भी 8 हो गए। तो इस तरह से साझा बना करके भी ये अपनी अष्टि को पूर्ण करते हैं। इनका अपना अष्टक इनका पूर्ण हो जाता है। दूसरी अपघृत है, अणु बनाने के लिए परमाणु केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही रासायनिक संयोजन में सम्मिलित करते हैं, यानी इनके बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। इसलिए इनको हम संयुक्ता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस बाह्यतम कोश को संयुक्ता कोश कहते हैं। इसी को हम वैलेंसी शेल बोलते हैं। केवल वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक संयोजन में भाग लेते हैं। क्रोड इलेक्ट्रॉन इसमें भाग नहीं लेते हैं। ये तो आप जानते ही हैं ना, क्रोड इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाते हैं। जैसे अपन सोडियम की बात करें या क्लोरीन की बात करें, तो 2, 8, 7 हैं। तो जो कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, ये हमेशा कोर इलेक्ट्रॉन या क्रोड इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। कोर अंग्रेजी में इसको क्रोड बोलते। तो ये क्रोड इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोग में भाग नहीं लेते। केवल बाह्यतम कक्ष, जिसको हम संयोजकता कक्ष कहते हैं, केवल यही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अब हम बात करें लुईस प्रतीकों की। जो इनकी जो व्याख्या है उसके अनुसार केवल बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इसलिए रासायनिक गुणों को समझने के लिए बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवश्यक होती है। यदि हमें बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो जाए, तो हम बहुत सारे रासायनिक और भौतिक गुणों को समझ सकते हैं। तो लुईस ने एक पद्धति दी, उन्होंने अपने संकेत दिए। उनके अनुसार तत्व के संकेत को लिख करके उसके चारों ओर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाते हैं। जैसे लिथियम है, तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विन्यास होगा 2 और 1। तो केवल बाह्यतम कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो हम लिथियम संकेत लिख के उसके ऊपर एक बिंदु बना देते हैं, यानी उसके संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं। बेरिलियम में आप देख रहे हैं, बेरिलियम में आपके अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेरिलियम का संकेत बी लिख दिया और उसके ऊपर नीचे 2 बिंदु बना दिए। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोरॉन का संकेत बी लिख करके उसके चारों ओर 3 पॉइंट बना दिए, 3 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4 होते हैं अंतिम कक्ष में, तो 4 सी लिख के 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। नाइट्रोजन में अंतिम कक्ष में 5 होते हैं, तो एन लिख करके उसके चारों ओर 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो ओ लिख करके 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। फ्लोरीन में 7 होते हैं, तो ओ एफ लिख करके 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए। और नियोन में 8 होते हैं, तो उसको इसके नियोन लिख करके और 8 इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर बना देते हैं। लुईस प्रतीक तत्वों के गुणों को समझने में काफ़ी आसान है, उनको व्यक्त करने में आसान है। इसका महत्व हम इस प्रकार मान सकते हैं। इससे हम संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। इसको देख करके हम बता सकते हैं कि इस तत्व की सामान्य संयोजकता क्या है। सामान्य संयोजकता निकालने के लिए हम या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता होती है, या फिर 8 में से इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाने पर संयोजकता प्राप्त होती है। जैसे आप लिथियम को दें, तो इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसकी सामान्य संयोजकता 1 ही है। बेरिलियम में देखें
तो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी सामान्य संयुक्ता भी 2 है। बोरॉन में देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसकी सामान्य संयुक्ता 3 है। कार्बन में 4 दिख रहा है तो 4 है। नाइट्रोजन में 5 है, तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी? 8 में से 5 घटाओ तो उसकी सामान्य संयुक्ता हो जाएगी 3। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 6 घटाओ, सामान्य संयुक्ता 2 हो जाएगी। फ्लोरीन में 7 हैं, तो 8 में से 7 घटाओ, 1 बचेगा। नियोन में 8 हैं, तो 8 में से 8 घटाओ तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हम तत्वों की सामान्य संयुक्ता निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं इससे। अच्छा, एक और कर सकते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन देना या लेना, इसकी प्रवृत्ति का भी अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जिनमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जिनमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। लेकिन जिनके पास 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा करने का प्रयास करते हैं, यानी ये इनके अधिकांश यौगिक सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। इस तरह से लुईस प्रतीक हम लिख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। और उन्होंने ये भी बताया कि धनायन और ऋणायन के मध्य आकर्षण होता है और जो स्थिर वैद्युत आकर्षण होते हैं, इस तरह से ये आपस में आयन जुड़े रहते हैं और इन आयनों के द्वारा बने इस बंध को हम वैद्युत संयोजक बंध यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस संयोजकता को हम वैद्युत संयोजकता यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करने पर जो धनायन और ऋणायन बनते हैं वे स्थिर विद्युत आकर्षण के फलस्वरूप आपस में जुड़े रहते हैं और इनमें रासायनिक बंध बन जाता है। इसे वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और जो दूसरा बंध साझी के द्वारा बनता है उसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। अंग्रेजी में सहसंयोजक बंध को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं।